जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कक्षा 9 का विज्ञान का एग्जाम जो कि राजस्थान बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो कब होने वाला है? तो इसका एग्जाम आपका 13 मार्च को होने वाला है, 13 मार्च 2026 को होने वाला है। तो ऐसे में मैं कक्षा 9 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि विज्ञान से रिलेटेड रहने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा वे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रह सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला नंबर में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से एक धातु का उदाहरण है। तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, आपको टिक मारना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है, आयरन दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। तो इनमें से एक धातु का उदाहरण है, यानी कि मेटल है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयरन, क्योंकि यह जो आयरन है वह मेटल है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो नाइट्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है, ये सभी यहाँ पर गैस है। तो यहाँ पर आयरन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल में निम्न में से एक कोशिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर एक कोशिक जीव का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अमीबा है ये यहाँ पर एक कोशिक जीव है, वही पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लेमिडोमोनास, तो ये भी एक कोशिक जीव है। लेकिन जो हाइड्रा होता है वह बहुकोशिक जीव आता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक कोशिक जीव कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हाइड्रा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल में, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह ऊतक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ऊतक पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के गति के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन में देख सकते हैं संयोजी ऊतक हो जाएगा, पेशीय ऊतक हो जाएगा, या फिर तंत्रिका ऊतक हो जाएगा, या फिर एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा, एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऊतक हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जवाब हो जाएगा पेशीय ऊतक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेशीय ऊतक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को, पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं। तो पादप जगत का उभयचर हम किसको कहते हैं? किसको कहते हैं पादप जगत का उभयचर? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या फिर ब्रायोफाइटा, या फिर जिम्नोस्पर्म। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर का नाम से जानते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, 5 न्यूटन, यहाँ पर SN लिखा गया, यहाँ पर 5 न्यूटन होगा। 5 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के 2 बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत है। वस्तु पर बल का परिणाम होगा। तो आपको बल का परिणाम यहाँ पर पता करना है। यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है और 2 प्रकार का बल लग रहा है और विपरीत दिशा में लग रहा है। मान लीजिए कि एक बल इधर से लग रहा है तो दूसरा बल इधर से लग रहा है और एक ही वस्तु पर लग रहा है। तो ऐसे में वस्तु पर बल का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर F1 माइनस F2 कर दीजिएगा, यानी कि 5 न्यूटन में से आपको यहाँ पर कितना 3 न्यूटन को घटा देना है। कितना बचेगा? यहाँ पर 2 न्यूटन बचेगा। यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 न्यूटन। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो कितना होगा? एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु जब नीचे गिर रहा होता है तो उसका गतिज ऊर्जा का मान पूछा गया है। तो क्या होगा? तो यहाँ पर नियत रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, या फिर बढ़ेगा, या फिर घटता रहेगा, या फिर शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन बी बढ़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होती है? तो ध्वनि सबसे अधिक मात्रा में या फिर सबसे तेज़ी से गति किस में करता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी में करता है, लोहा में करता है, या फिर हवा में करता है, या फिर निर्वात में करता है। तो किस में करता है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा लोहे में करता है, क्योंकि जो लोहा होता है वह ठोस होता है और उसमें जो कण होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर पास होते हैं, और यहाँ पर जो कण होता है वहाँ पर गैप नहीं होता है। जो लोहा होता है वह ठोस होता है, उसमें जो कण होता है वह बहुत ही ज़्यादा पास होता है, जिसके कारण जो ध्वनि होता है वो यहाँ पर उसकी चाल अधिकतम होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, मलेरिया रोग का रोगवाहक है। तो मलेरिया रोग यहाँ पर किससे फैलता है? तो रोगवाहक पूछा गया है।
तो यहाँ पर कुत्ता से फैलता है, यहाँ पर देख सकते हैं घर। इसके अलावा देख सकते हैं ऑप्शन बी घरेलू मक्खी से फैलता है, या फिर मच्छर से फैलता है, या फिर प्रोटोजोआ से फैलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो मलेरिया रोग होता है वह मच्छर के काटने से फैलता है या फिर मच्छर से फैलता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। तो वायु द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है ये बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस है, हैजा है, निमोनिया है, या फिर क्षय रोग है। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कोरोना वायरस है वह वायु के द्वारा फैलता है। इसके अलावा जो निमोनिया है वो भी वायु के द्वारा फैलता है, और क्षय रोग भी वायु के द्वारा फैलता है। लेकिन जो हैजा है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो हैजा है वह पानी के माध्यम से फैलता है, दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ऑप्शन में देख सकते हैं CO2, O2, या फिर N2, या फिर SO2। तो कौन सा गैस यहाँ पर है उत्तरदायी? तो इसका जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर फिलअप वाला क्वेश्चन पूछा गया है, आपको फिलअप भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बन डाई, यहाँ पर देख सकते हैं होम लिखा गया है, यहाँ पर ठोस होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कोल्ड। तो यहाँ पर ठोस होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो यहाँ पर भर लीजिएगा शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। का जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं, इसको भर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर क्या होगा फिलअप में? तो यहाँ पर हो जाएगा संयोजकता। यहाँ पर संयोजकता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर संयोजकता भर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र खाली स्थान द्वारा ज्ञात की जाती है। तो मान लीजिए कि कोई परमाणु है और उसकी कक्षा में कितना यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, उसकी संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। तो कौन सा फॉर्मूला के तहत हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो इस सूत्र के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन से परमाणु में उनकी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन में घेंघा रोग के इलाज में खाली स्थान के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो यहाँ पर घेंघा रोग हो जाता है, तो इसके इलाज के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण खाली स्थान में होता है। तो कहाँ पर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। तो इसको भर लीजिएगा, राइबोसोम में होता है, यहाँ पर भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त के तरल अधात्री भाग को कहते हैं। तो रक्त का जो तरल अधात्री भाग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं 7वां नंबर में, नारियल का रेशेयुक्त छिलका खाली स्थान उत्तक का बना होता है। तो नारियल का जो रेशेयुक्त छिलका होता है वह कौन से उत्तक से बना होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा दृढ़ उत्तक, या फिर कह सकते हैं इसको यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। दोनों में से एक ठो लिख दीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा, या फिर दृढ़ उत्तक यहाँ पर भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां, 5 जगत अवधारणा खाली स्थान वैज्ञानिक ने दी। तो 5 जगत अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था R H व्हीटेकर,
RH वही टेकर के द्वारा 5 जगत अवधारणा दी गई थी। तो यहाँ पर जो आपका MCQ क्वेश्चन हो गया और फिलअप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चंस जो कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और नीचे में देख सकते हैं अति लघु और लघु प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो इस वीडियो को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।